बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ज़िंदगियों की मियाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जो आज से कुछ अर्सा पहले तक जब हमारी ज़िंदगी 80 साल, 90 साल या 100 साल तक जाती थी, लेकिन आज वो ज़िंदगियाँ महदूद हो गई हैं 40 साल, 50 साल। इसकी वजह क्या है कि कभी हमने गौर किया? अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें तमाम तर चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हमारे सामने आ जाती हैं। इसकी मेन वजह यह है कि हमारी फ़िज़ा में जो आलूदगी मौजूद है उसने हमारी ज़िंदगियाँ कम कर दी हैं, और इन ज़िंदगियों को किस तरीके से कम किया है ये आज के प्रोग्राम में हम मंजर आम पर भी लाएंगे और तमाम तर चीज़ें आपको दिखाएंगे भी। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, सीपा का ऑफिस है जो कि कुरंगी में वाक़ है। सीपा बेसिकली एक इदारा है जो कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। सिंध के अंदर ये इदारा बनाया गया है सीपा, जिसका अगर अब्रीवेशन हम देखें तो सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के नाम से ये इदारा है, जो कि माहौलियात की आलूदगी को कंट्रोल करने और इसके हवाले से जो वजूहात बनती हैं इसके फैलने की, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है काम करता है। तो ये मशीन मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बेसिकली कोई जनरेटर नहीं है कि इस बिल्डिंग को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, बल्कि ये एक मशीन है जो प्रोजेक्ट बनाया गया था जापान की जानिब से EMS के नाम से। इस प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाया गया था इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टेशन के नाम से। ये प्रोजेक्ट था जिस पे जो है मेंशन भी है, फिक्स ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है ये यहाँ लगाया गया था। 1.23 बिलियन का जो है प्रोजेक्ट था ये। पूरे फेडरल में इस प्रोजेक्ट ने काम करना था और मुख्तलिफ जगहों पे ये मशीनें लगाई गई थी। इन मशीनों की अगर बात करें तो एक मशीन यहाँ पर सीपा में मौजूद है, एक मोबाइल मशीन ही सीपा में मौजूद है, जबकि एक और ऐसी ही फिक्स मशीन नाज़िमाबाद में भी मौजूद है, जो कि इस तमाम तर एरिया में, इवन कि हमारे कराची के अंदर जो पॉल्यूशन है, हवा के अंदर जो पॉल्यूशन की मिकदार है, उसको चेक करने के लिए लगाई गई थी, ताकि हम उस मिकदार को चेक कर सकें और फिर उसका कोई हल निकाला जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2007 में जापान की जानिब से ये प्रोजेक्ट आया, यहाँ पर लगाया गया, लेकिन कुछ ही अर्सा चलने के बाद तकरीबन गुज़श्ता 5-6 सालों से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, जिसकी कोई वजूहात नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई या इसके लिए फंडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। लेकिन आज मैं, मेरी टीम आपको लेके चलेंगे पूरे कराची के उन जगहों को विज़िट कराएंगे जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात मौजूद है। हमारे शहर कराची में, जो कि बहुत बड़ा सनती इलाका भी कहा जाता है, कुरंगी का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद हैं, और साथ ही बड़ी बड़ी इमारतें, ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। तमाम तर जगह आपको विज़िट भी करवाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि इन तमाम तर पोल्यूशन की वजूहात क्या है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी की, उसमें जो 70% जो रेशो बताया जाता है वो ट्रैफिक है हमारे शहर का। इस ट्रैफिक की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में बहुत इजाफा होता है और यहाँ पर शहर में जगह बजा आपको ऐसी गाड़ियाँ नज़र आएंगी जिनके सलेंसर से जो धुआं निकलता है वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनता है। अच्छा सर जी, आपसे ये पूछना है कि जो पोल्यूशन है, हमारी फ़ज़ाई आलूदगी है जो हमारे लिए बीमारियों का बायस बनती है, इसमें 70% जो रेशो है वो ट्रांसपोर्ट का है हमारी। जी। तो आपकी गाड़ी से भी धुआं निकल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे बीमारियाँ नहीं लगती हैं? बीमारी लगती है, बिल्कुल लगती है। आप क्यों नहीं इसको कंट्रोल करते हैं? तो ये अभी ऐसा ही बना हुआ है, सब लोग ऐसे ही चला रहे, गरीबी है, अभी क्या कर सकते हैं। इसमें मतलब कुछ भी कर लो, धुआं निकलता है इस गाड़ी में, धुएं से निकलता है जी, बिल्कुल। कभी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, कोई दूसरे जो इदारे हैं वो आपको रोकते हैं? नहीं, चलाना होगा। वो लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, वो लोग बस पैसा दे दे, बस खलास, पैसा लेके छोड़ देते हैं, बस खलास। खैर, इसको अगर आप मेंटेन करवाएं तो धुआं खत्म हो सकता है। खत्म हो सकता है जी। तो आप करवाएंगे इसे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? रिंग पिस्टन कभी गए होता धुआं निकलता गाड़ियों में, वरना ऐसे नहीं निकलता। ठीक है, तो धुआं जो है हमारी सेहत के लिए कितना नुकसान है? नुकसान है भाई। माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं साकिब एजाज हुसैन साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वायरमेंट EMC पाकिस्तान भी हैं। इनसे जानेंगे फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। इसके रीज़न्स तो बहुत से सामने आए हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं वक्फे वक्फे से, लेकिन इसका सद्देबाब क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और सर बताइएगा, फ़िज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पाकिस्तान, ख़ास तौर पर कराची का। क्या वजह है कि इंक्रीज़ तो हो रही है ये समझ में, इसका सद्देबाब क्यों नहीं हो पा रहा? सद्देबाब से पहले आपने जो बात की इंक्रीज़ हो रही है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मुझे हैरानगी होती है कि इस शहर के लोग ज़िंदा कैसे हैं। कराची की जो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी है, उसके जो इस वक्त स्टैंडर्ड्स से कितना वो तजावुज़ कर चुकी है, अगर आप ये देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी भी शहर में जो पार्टिकुलेट मैटर, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नॉक्स के लिमिट्स हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कराची की आलूदगी बढ़ चुकी है। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो PM 2.5 है। ये वो बारीक वाला डस्ट है, ये वो बारीक वाले ज़रात हैं जो कि डायरेक्टली आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं। और इस वक्त कराची में मामला ये है कि इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है कि डायरेक्टली हमारे इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो लंग डिजीज़ हैं
स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक रिस्पायरेटरी इलनेसेस, इसमें अस्थमा है, इसके मरीज़ों में बेइंतहा इजाफा होता जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह अगर आप देखें तो हमारे यहाँ गाड़ियों का बढ़ जाना है। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक अंदाज़े मुताबिक रोज़ाना कई 100 गाड़ियाँ कराची शहर में जो आ जाती हैं। अब ये वो स्टेज हमारे आ चुकी है कि अब आप दरख्त भी लगाएं तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस एनवायरनमेंट में दरख्त भी सर्वाइव करेंगे या नहीं। कुरंगी के जिस एरिया में मौजूद हूँ, कुरंगी क्रॉसिंग का एरिया ये कहलाता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है गाड़ियाँ आती हैं और इस जगह पर जैम भी होती हैं और यहाँ पर पोल्यूशन जो है काफ़ी बड़ी मिकदार में देखा जा सकता है, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बन रहा है। इस वक्त यहाँ पर बहुत से ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उनसे जाके जानेंगे कि वो गाड़ियाँ जिनसे पोल्यूशन निकलता है, ये जो हमारी जान के लिए ख़तरे का बाइस है, जो कैंसर का बाइस बनता है, क्या उसके हल के लिए अपना किरदार अदा करते हैं या नहीं करते। सर, ट्रैफिक तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे ये पूछना है कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, पोल्यूशन का बाइस बनता है, उसको रोकने के लिए कुछ आप यहाँ पर इकदाम करते हैं जिन गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है। सर उसी का हम चालान देते हैं सर। चालान देते हैं, कितने का चालान होता है? ठीक है। धुआं छोड़ती गाड़ी का चालान कितना होता है? 500 रुपये उसका चालान होता है। तो इसके 500 रुपये के चालान के बाद क्या वो धुआं खत्म करवा लेता है या चालान भर के दोबारा चलाने लगता है गाड़ी? नहीं, चलाने लगता है दोबारा। तो ये क्या वजह है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पाता? आप लोग चालान भी कर रहे हैं, सब कुछ, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? ये तो बाला अफसरान बताएंगे हमारे। बाला अफसरान उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको कंट्रोल करना। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे पोल्यूशन इतना है, ठीक है, यहाँ पे हर गाड़ी जो है उससे धुआं भी निकल रहा है, डस्ट भी है, हवा में पोल्यूशन भी, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो यहाँ पर मास्क वगैरह क्यों नहीं यूज़ करते आप लोग? मास्क करते रहते हैं सर। मेरे को तो दिल की तकलीफ है, इसलिए सांस बंद हो जाता था। सांस बंद होता है इससे। लेकिन इसके अलावा जो है, इसके आपको पता है कि इससे निज़ाम तनफ़ुस जो होता है, हमारी सांस का जो अमल होता है, वो उससे ज़्यादा ख़राब होता है जब हम मास्क ना यूज़ करें। इसके अलावा जल्दी की बीमारियाँ लग जाती हैं, कैंसर हो जाता है और बहुत सारे मूजी अमराद हैं जो इस पोल्यूशन की वजह से लगते हैं। तो आप क्यों नहीं मास्क वगैरह यूज़? सर मेरे को दिल की तकलीफ है, मेरा सांस बंद होता था। तो मास्क बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते? पहनते हैं। तो अच्छा, खैर यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ बता रहे हैं 500 रुपये का चालान होता है। नहीं, मुख्तलिफ चालान है। मुख्तलिफ चालान है हर गाड़ी के हिसाब से? जो जुर्म करेगा उसी का है सर। नहीं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की बात। धुएं का 500 रुपये। धुएं का 500 रुपये ना। तो चालान कटवाने के बाद कि जिस बंदे का चालान करता है वो जाके क्या इसको सही करवाता है या चालान भर के दोबारा वैसे चलाने लगता है? उसका सही करता है। सही करता है? आपको लगता है कितने % लोग सही करते हैं? ये पता नहीं सर, हम तो नहीं देखते दोबारा उसको। कभी ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना आते जाते हैं यहाँ से, एक बंदे को आपने चालान किया दोबारा उसी तरीके से वो जुर्म करता हुआ नजर आया हो आपको? ऐसा होता है? नजर नहीं आया। अच्छा, आपको यहाँ कानून बहुत अच्छा चल रहा है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे जो है ये कहा जाता है कि 500 रुपये चालान चार्ज किया जाता है उससे जिस गाड़ी से धुआं निकल रहा हो। लेकिन ये यहाँ पे जो है हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो मौजूद हैं, उनका ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गाड़ियों को सही करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सही नहीं करवाते, चालान भरने के बाद दोबारा उसी तरीके से चलाते हैं। हमारे शहर में पॉल्यूशन फैल रहा है, इसका जिम्मेदार बन रहे हैं। और लोग यहाँ पर कहा जाता है कि जो ज़्यादातर अमवात हो रही हैं आजकल पॉल्यूशन की वजह से, जो इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं जिसमें मुख्तलिफ जो स्किन के हमारे अमराज वो हैं और साथ साथ सांस की मुख्तलिफ बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो कि इस पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। हमारी जान चली जाती है, लेकिन हम इस ज़रा सी चीज़ को नोट नहीं करते। अगर हम इस चीज़ को दुरुस्त कर लेंगे तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी जिसका दिन ब दिन खजा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीपा के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर नईम अहमद मुग़ल साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक इदारा जो मौजूद है सीपा, बेसिकली इसका काम क्या है और ये आलूदगी जो बढ़ती जा रही है इसकी मेन वजूहात क्या हैं। कराची शहर में कई आलूदगी के मसाइल हैं, जिसमें ज़्यादा तौर पर हमारे यहाँ पर वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है कराची में, सनती इलाकों का फजला, यहाँ पे 7 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनका अनट्रीटेड वेस्ट वाटर वो जनरेट होता है तकरीबन, और डोमेस्टिक सीवरेज मिला के 450 मिलियन गैलन्स पर डे विच इज़ गोइंग अनट्रीटेड इनटू द सी। फ़ज़ाई आलूदगी की जो आप बात कर रहे हैं, तो कराची में फ़ज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है, माहौलियाती मसला है, इन्वायरमेंटल इशू। उसकी जो मेन जो उसके रीज़न्स हैं
वो है ट्रांसपोर्ट। जो हमारी गाड़ियाँ जो तकरीबन कराची में 2 मिलियन के करीब 20 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं कराची में, जो कि कई गाड़ियाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पे वो बहुत पुरानी हैं और उनकी इंजन एफिशिएंसीज इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनके स्मोक एमिशंस, धुआं जो उनका जो निकलता है वो उससे यानी कई लिमिट से कई गुना ज़्यादा है। उसके अलावा फिर इंडस्ट्री जो है हमारी, जहाँ पे फ्यूल बर्निंग होती है, बॉयलर्स जलते हैं, रिफाइनरीज़ हैं, वो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसका बड़ा फैक्टर है। मगर ये कि सबसे शहरी आबादी में कराची जैसे शहर में सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे तो एयर फ़ज़ाई आलूदगी में जो 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से हैं। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला दूसरा जो है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा जो घरों से निकलता है या कचरा जो जमा होता है, तो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, KMC या जो दूसरे इदारे या DHA या कैंटोनमेंट बोर्ड्स या जो भी लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं कराची में, तकरीबन 7 लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं, तो वो कचरा सही तरह से डिस्पोजल नहीं होता। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब जो है वो ये है कि जो ट्रैफिक का धुआं होता है वो, और दूसरा जो फैक्ट्री की चिमनियों से धुआं निकलता है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, वो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब बन रहा है। और ये सिर्फ बज़ाहिर देखने में धुआं ही नहीं बल्कि बहुत से अमराज का बाइस भी बनता है, जिसमें निज़ाम तनफ़ुस का ख़राब होना सबसे अहम वजह है। उसके अलावा दिल की बीमारियाँ, जल्दी अमराज, कैंसर, इस तरह के बहुत सी बीमारियां जो हैं उनका सबब ये बनता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इदारे ज़रूर मौजूद हैं लेकिन काम करते दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से हमें बहुत सी जगहों में फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ ये धुआं और ट्रैफिक जो हमारा चलता है रवा दवा रहता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जा बजा नज़र आता है और हम आए दिन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इस पोल्यूशन की वजह से हम कैसी कैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बदकिस्मती से कराची दुनिया का 5वां बड़ा आलूदा मुल्क है। अभी रिसेंटली WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 की मकदार है हवा में वो 170 हो चुकी है, जबकि जो आपकी सेफ़ लिमिट्स हैं PM 2.5 की वो 25 है। वो 25 से 170 पहुंच चुकी है आपके PM 2.5 की, जो इंतहाई खतरनाक है। हम जिंदा कैसे हैं समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो हम जिंदा कैसे हैं, हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई एयर क्वालिटी का इंडेक्स नहीं है, एयर क्वालिटी का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो जायका ने आज से कुछ साल पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कुछ इक्विपमेंट दिया था। यहाँ पे एक मोबाइल वैन थी, कुछ 2 में ख्याल फिक्स स्टेशंस थे, जो कि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जिस तरह बाकी इदारों में इस तरह हाल होता है वो यहाँ पे हुआ, वो नहीं चल सके। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा कराची इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ कैटास्ट्रोफ, एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ होगा, इसलिए कि हमारी तरक्की की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से हमारा इन्वायरमेंट साथ नहीं जा रहा। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है व्हीकुलर एमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, वीकाप प्रोग्राम जो है उसमें ये है 2007 में हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। उसमें हमने जो भी धुआं देने वाली गाड़ियां हैं उनको चेक किया। तकरीबन हम अभी तक कोई 15,000 के करीब गाड़ियों को हमने चेक किया है, बड़ी छोटी का कराची में, अगर सिर्फ कराची में जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था तकरीबन 20 लाख गाड़ियाँ कराची में मौजूद हैं। अभी सिर्फ 15,000 गाड़ियाँ अभी तक चेक की गई हैं सर 2007 से अभी तक। नहीं, हम उनको टारगेट करते हैं जो जब हम फिजिकली देख रहे हैं कि वो धुआं देने वाली गाड़ी है। ज़्यादातर तो मोटरसाइकिल 20 लाख गाड़ियाँ आपने बताई, 20 लाख गाड़ियाँ मौजूद हैं, इसमें सिर्फ 70% जो हमारा जो ये फ़ज़ाइल आलूदगी का जो रेशो आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। और एक और रिसर्च के मुताबिक माहिरीन का ये कहना है कि तकरीबन कोई 30% जो गाड़ियाँ सिर्फ वही मेंटेन होती है जिनको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, जो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो रखते हैं अपनी गाड़ियों का। बाकी 70% जो गाड़ियाँ हैं वो
कैसे भी चल रही हैं, अल्लाह के नाम पे, कोई धुआं भी छोड़ रही हैं, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उन 70% गाड़ियों में से आई थिंक तकरीबन 15 लाख गाड़ियों में से अब तो सिर्फ 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ चेक की गई हाँ, हैं। वो इसलिए कि हम टारगेट करते हैं जो धुआं देने वाली गाड़ी होती है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गाड़ी कार्स हैं, ज़्यादातर कार्स हैं, वो उनका एमिशंस यानी कि बाज़ार क्लीन नज़र आता है तो हमें उसको रोकने के लिए या ट्रैफिक ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट जो है, जो वैगन्स हैं, बसेस हैं, पुरानी बसेस हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ठीक करें जो कि धुआं दे रही हैं। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कि मेन इशू है फ़ज़ाई आलूदगी के कंट्रीब्यूशन में, अब अगर हम कोशिश करें कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो हमारे इदारे का काम नहीं है देना। फ़िटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का एक्साइज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और या ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट से बोलेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड जाते ना छोटे वाले, एल वाले, टेल वाले, वो धुआं छोड़े के जाते प्रेशर से, वो सारा धुआं साफ फूलने लग जाता, तो कहते सारा धुआं मेरे मुंह पर आता। तो आप यहीं पे काम करते हो? हाँ, वहाँ ठेला लाते नींबू पानी ला। अच्छा, ठेला आप लगाते हैं? हाँ, ठेले पे जो नींबू पानी बेचते हैं सारा धुआं जब आपके अंदर आ रहा है उसमें भी आता होगा? वही पिला देते हैं आप आवाम को? वो पैक होता है ना कूलर। अच्छा, वो पैक करके बेचते हैं। कितना आपको क्या बार बार खांसते थे? क्या दमे की बीमारी है क्या? जाते सांस नहीं बना रही। सांस नहीं आती है आपको? यहीं पे आने की वजह से हुआ ये? एक स्टेशन हमने आपको दिखाया था कि जो कि ऊपर फिक्स स्टेशन था और दूसरा स्टेशन ये है जो कि मोबाइल स्टेशन बनाया गया था। इस स्टेशन को बारे में बताया जाए तो सबसे तो पहले मैं यही कहूँगा, ये स्टेशन जो है ये खुद पॉल्यूशन का शिकार हो चुका है। उसके ऊपर पॉल्यूशन मुझे नज़र आ रही है, डस्ट कितनी ज़्यादा है, उसकी हालत क्या हो चुकी है। लेकिन बहरहाल इस तमाम तर गफलत का जिम्मेदार कौन है, ये तमाम तर चीज़ें तो तहकीक से ही सामने आएंगी। बहरहाल ये प्रोजेक्ट था, अगर ये काम कर रहा होता तो बआसानी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था इस वक्त हमारी हवा जो है इसमें कितनी पॉल्यूशन मौजूद है और कौन से केमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन का बायस बन रहा है, कौन से केमिकल्स किस तरह का नुकसान पहुँचा रहे हैं और उन केमिकल्स के पैदा होने की वजह क्या है। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट काम कर रहा होता, अब जो है मुख्तलिफ रिसोर्सेज मौजूद होंगी, ज़रूर मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे हैं, दूसरी कंपनीज हैं, स्पार्को है, वहाँ से कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल कर रहा होगा ये इदारा। बहरहाल दूसरा हमने स्टेशन आपको दिखाया और एक और स्टेशन ऐसा ही नाज़माबाद में मौजूद है, लेकिन वो फिक्स स्टेशन है जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था। अब उम्मीद यह की जाती है कि शायद इस स्टेशन की तरफ तवज्जो दी जाएगी, इसको दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। 1.23 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था जो कि लाया गया था जापान से और कहा जाता है कि पूरा फेडरल प्रोजेक्ट था, ये पूरे मुल्क में इसने काम करना था। मुल्क में जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे इन्हें प्लांट किया गया था, लेकिन पता नहीं अब दूसरे शहरों का क्या हाल है, उसको भी अब रिसर्च करेंगे तो वो चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन कराची के जो स्टेशन हैं वो इस टाइम नाकारा पड़े हुए हैं। EMS का जो प्रोजेक्ट था जो जापान की तरफ से दिया गया, प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया या फिर जो है वो फेल हो गया या उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, क्या वजूहत थी इस तमाम प्रोजेक्ट के पीछे? जो जायका ने एक जो प्रोजेक्ट दिया था फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू और फिर सारे सूबों में था वो, उसमें हमें जो इक्विपमेंट दिए गए उसमें मॉनिटरिंग स्टेशन हैं हमारी, फिक्स मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। एक नॉर्थ कराची में है, एक कोरंगी में है, हमारे EPA के ऑफिस में भी है। फिर उसमें कुछ मोबाइल यूनिट्स भी थे जो कि अर्बन, आपको ओवरऑल अर्बन एयर क्वालिटी यानी कि फ़िज़ा में जो भी पैरामीटर्स हैं पोल्यूशन के, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन, सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपको बताते हैं, वो आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है। एक्चुअली डेटाबेस तो आपको एक बताता है कि किस किस्म की इस वक्त एयर क्वालिटी आपके पास मौजूद है और उस एयर क्वालिटी को जब आप एनालिसिस करते हैं उसकी, तो आपको फिर मालूम होता है कि व्हाट आर द सोर्सेज, कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें ये एक्चुअली जब तक उन सोर्सेज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो पोल्यूशन तो बढ़ती जाएगी। लेकिन सर वो प्रोजेक्ट हमारा अभी बंद हो गया तो मतलब हमारे पास ये रिसोर्स भी नहीं रही। वो जो EMS जो प्रोजेक्ट था वो क्योंकि 2010 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आइन की तरमीम हुई तो ये जो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है डिवॉल्व हो गया सूबों की तरफ,
तो जो पहले उसकी जो फंडिंग होती थी फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू होती थी, अब उसकी फंडिंग जो है वो ड्रॉप यानी कि स्टॉप हो गई। तो हमने एक नई स्कीम बनाई है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम इन सिंध प्रोविंस, जिसके तहत हमने ये जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं इंक्लूडिंग फिक्स स्टेशन जो कि और फिर जो भी फ़िज़ाई आलूदगी को चेक करने के लिए जो हमारे पास आलात हैं, इक्विपमेंट हैं, उसको चेक करने के लिए हमने एक स्कीम बनाई है और वो हमने टेंडर्स भी कर दिए हैं और इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स ये सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की अब सुप्रीम कोर्ट ने जब से नोटिस लिया मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से, जब से लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई, जब से EPA ने भी अब जो है इक़दाम सख्त कर दिए हैं। लेकिन ये कि चूँकि उनके पास रिसोर्स नहीं हैं, उनके पास मॉनिटरिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टाफ की कमी, बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से काम कम है। अब चूँकि एक बहुत ही महदूद सा इदारा है और इतना बड़ा शहर है, लिहाजा हमें ये भी समझना होगा कि EPA की अपनी रिसोर्स कम है। लिहाजा अब हमें जो कंसल्टेंट्स हैं, जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उनको EPA के भी हाथ मजबूत करने होंगे और उनकी मदद करनी होगी। इसलिए कि अब वो वक्त नहीं है कि अब हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं, बल्कि अब वो सूरत हाल आ चुकी है कि जहाँ पे अब इरिवर्सिबिलिटी की स्टेज आ जाएगी। अब अगर ये हमने इस वक्त इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर उसके बाद जो है फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल कंट्रोल की बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारी आवाम में से अभी हम देखें अगर जो सड़कों पर ट्रैफिक जो चल रहा है, हमारे से लोगों को पता ही नहीं है कौन कौन से पोल्यूशन या हवा में है और कौन कौन से केमिकल्स या ज़रात जो हैं उनके अंदर जा रहे हैं, किस तरह का नुकसान उन्हें पहुँचा रहे हैं। जब वो अवेयर ही नहीं है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? अवेयरनेस एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है। अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ पे इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं और ये बात है कि इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की और लोगों को अवेयर करने की, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से डिजीज़ में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर कार्डियोवैस्कुलर रिस्पायरेटरी डिजीज़ जिस तरह बढ़ी हैं। मैं पढ़ रहा था आगा खान हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक ही दिन में 11,000 हज़ार मरीज़ जो कार्डियोवैस्कुलर के जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो अब लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, हमारी NGOs, हमारे इदारों को काम करने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर ये कि मैंने एक बात बताई आपको कि इसमें हमारा शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डेवलप करना पड़ेगा हमें। जितने बड़े शहर हैं दुनिया के, वहाँ पे सबको मालूम है कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, फ़ज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है। बाकायदा बड़े शहरों में जो है आपका ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे होते हैं, उनको पता हो रहा होता है कि भाई ये बड़े बड़े आपके रोड्स पे ये डिस्प्ले हो रहा होता है कि इस वक्त ये लेवल्स हैं, इस वक्त ये लेवल्स हैं, ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, ये डेंजरस लिमिट्स हैं। यहाँ पे इस वक्त इसके काम करने की बहुत ज़रूरत है। फर्दर क्या एक्शन आपके पास होता है सर? अगर आपसे जैसे आप किसी इदारे को नोटिस जारी करते हैं, चाहे सरकारी इदारा हो या प्राइवेट हो, अगर वो आपने उसको नोटिस जारी किया, उसने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपके पास क्या राइट्स हैं, आप उसके खिलाफ क्या एक्शन कर सकते हैं? कानून में एक प्रोसीजर है, पूरा सिस्टम है उसमें। जब हम नोटिस इशू करते हैं, नोटिस में अगर वो कोई भी पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, पोल्यूटर जो भी है, वो अगर नहीं आता तो हम उसको एक इंस्ट्रक्शन, उसको कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर, वो हम इशू करते हैं, जिसमें हम उसको क्लियरली डायरेक्शंस देते हैं कि नाउ स्टॉप बर्निंग दी सॉलिड वेस्ट और स्टॉप इमिटिंग दी जो भी पोल्यूशन के एक्ट्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए। मगर वो नहीं करते उसके बावजूद भी, तो फिर हम अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह होती तो उसको बंद, स्टॉपेज का भी कहते हैं, बंद करने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो सेटअप है वो है ट्रिब्यूनल कोर्ट। हमारे पास एक्ट में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है और ट्रिब्यूनल में वो फंक्शनल है अभी इस वक्त। उसके हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो मौजूद हैं, उसके 2 मेंबर्स हैं। तो हम उसका जो मैटर है रेफ़र करते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए फॉर फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब और जो सज़ा है, सज़ा वो ट्रिब्यूनल देगा।
ठीक है, कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है, सीधा उनको सज़ाएं भी दी जा सकती है। अब हमने ये लेकिन फैसला कर लिया है, unfortunately अब हमने फैसला कर लिया है कि ये जो इदारे जो अपना काम नहीं करेंगे, और हमने कई मरतबा उनको नोटिस इशू किए हैं, और उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों जो भी आलूदगी के जो मसाइल हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो अब हम इनको अल्टीमेटली हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे ट्रिब्यूनल में, ताकि जो भी उनकी सज़ाएं हैं मौजूद, जो प्रेस्क्राइब सज़ाएं हैं उसमें कानून में मौजूद है, वो उनको मिल सकें, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं। लेकिन साकिब ऐसा है, गाड़ियाँ तो ठीक है आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा गाड़ियों से कोई धुआं निकलता हुआ हमें नज़र नहीं आता। गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, सड़क पे चल भी रही हैं, क्योंकि जब से CNG और LPG वगैरह का सिस्टम आया तो धुआं बाज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता उन गाड़ियों से निकलता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें, हमने काफ़ी सारी इसमें स्टडीज़ की हैं। आज से कुछ साल पहले स्पार्को ने भी एक बहुत ज़बरदस्त स्टडी की थी, इसमें बताया गया था कि ये वो ज़रात हैं या ये वो गैसेज़ हैं जो कि आपको बाज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आप कराची का किसी भी रोड पर चले जाइए, आप यहाँ के दरख्तों के पत्तों को दे दिए, एक एक पत्ते पे अगर आप हाथ तो फेर के देखें, उसके ऊपर आपको ऑयल की एक फिल्म नज़र आएगी, वो हाइड्रोकार्बन नज़र आएंगे। तो कराची, आप जितने भी कंजेस्टेड रोड्स हैं, हमने बताया था सदर में, हमने बताया नाज़माबाद में, एक हाइड्रोकार्बन का एक गिलाफ है जो यहाँ मौजूद है। हमने उसको उस वक्त कहा था कि दिस इज़ हाइड्रोकार्बन टनल। इतना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ बढ़ चुका है, और ये बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और ये इंतहाई हद तक बढ़ चुका है, जो कि आपकी सेफ लिमिट्स हैं उसके कई गुना ज़्यादा। अच्छा ठीक है, अगर गवर्नमेंट्स पे कोई नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना बरकरार रखती है और कोई काम नहीं करती, तो आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं, क्या होना चाह रहा है? आने वाले वक्तों में मैंने आपको पहले बताया, कराची इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ कैटास्ट्रोफी। बहुत बड़ी कोई कैटास्ट्रोफी होगी, इसलिए कि आप अगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते, आप अगर सख्ती नहीं करते, एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करते, आप इस पर रेमेडियल मेजर्स नहीं करते, तो वो जो मैंने बात की कि मुझे हैरत है कि यहाँ के लोग ज़िंदा कैसे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2012 की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 3.7 मिलियन डेथ्स जो हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई, 3.7 मिलियन, और ये रिपोर्टेड है दुनिया भर में। तो कराची में भी ये होगा। सबसे ज़्यादा डेथ पाकिस्तान कराची में है, एशिया में, बिल्कुल एशिया में है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त 2015 में आपने देखा कराची में बहुत ज़बरदस्त हीट स्ट्रोक आया था। उसकी बहुत बड़ी एक वजह जो है आपकी फ़िज़ाई आलूदगी भी है, आपके दरख्तों का ना होना, आपके दरख्तों का कट जाना, आपकी जो अर्बनाइजेशन है, रैपिड अर्बनाइजेशन, उसके बाद आपकी गाड़ियों का बढ़ जाना, उसके बाद आपका कराची का कंक्रीट जंगल में तब्दील हो जाना, ये बहुत सारी वजूहात हैं। आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड। एंड में सर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, कराची का सबसे कदीम इलाका है खारा दरगाह, पोर्ट का एरिया जो है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं इब्राहिम हैदरी के एंड तक चले जाते हैं। कराची के पोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमें कोयले के बड़े बड़े पैमाने नज़र आते हैं, ज़ख़ीरे कोयला सड़क पे ही पड़ा होता है वहाँ पर, वहीं से पूरी आबादी उस समझ को तबाह हो चुकी है वो आबादी, जानवर तक वहाँ पर उस कोयले की स्मेल से मर जाते हैं। वहाँ से आगे आते हैं आई चुनी का रोड, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन जो ट्रैफिक पोल्यूशन वो कोरंगी तक पहुँचता है, कोरंगी में फिर केमिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें फैक्ट्री से आई थी, इब्राहिम हैदरी तक पहुँचा तो फिर भैंस कॉलोनी का सारा फुजला वगैरह सब वहाँ पर आता है। मतलब इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पे भी सीपा नज़र नहीं आता सर। नहीं, सीपा बिल्कुल नज़र आता है, और हमने सीपा ज़रूर नज़र आता सर, सीपा नहीं, सिंध EPA इज़ विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये बात ज़रूर है कि हमारे वसाइल कम हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एम्प्लॉइज़ तकरीबन ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, 130 के करीब हमारे सिर्फ एम्प्लॉइज़ हैं, और बजट के और सारे वसाइल की कमी है। मगर ये कि आप कंपेयर करें जो बड़े इदारे हैं जिनके हज़ारों में एम्प्लॉइज़ हैं, मगर हमारी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इज़ बेटर परफॉर्मेंस। के अलावा मैं आपको आज एक और इशू बताऊं कि अभी जो रिसेंटली हमें पता चला कि जो कराची के जो नाले हैं उनकी सफाई हो रही है। कराची के जो नाले जब सफाई होगी तो उनका जो पूरा कचरा निकलेगा उनको साइडों में रख दिया जाएगा, और उनको ये भी एक पॉल्यूशन का वो यानी कि वो ड्राई होने के बाद हवा में उड़ता रहेगा। उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन है, उसमें डस्ट एमिशंस होंगी, उसमें कितनी और बीमारियां होंगी। तो इस किस्म के यानी कि छोटी ये जो इश्यूज़ हैं इनको, जैसे हमने कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को इमीडिएटली हमने अप्रोच किया, जैसे हमें पता चला कि नालों की सफाई होने जा रही है कराची में, तो हमने कराची वाटर बोर्ड को कहा कि ये जब आप सफाई करें तो जो कचरा निकले उसमें से, नालों में से, उसको फौरी तौर पे ट्रांसफ़र किया जाए लैंडफिल साइट्स में।
कराची शहर के हवाले से मुख्तलिफ जो सर्वे किए गए हैं उनमें ये बात सामने आई है कि कराची शहर में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक का निज़ाम बताया गया है कि ट्रैफिक जो है हमारे शहर का वो बहुत बड़ी वजह बनता है पॉल्यूशन की, और ये कहा जाता है कि 70% पॉल्यूशन जो है ट्रैफिक की वजह से आता है। लेकिन जैसे कि हमने बात की, डीजी शिपा हमारे साथ जो मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो कचरा जलना है। कराची शहर के अंदर कचरा इतनी बड़ी मिकदार में जलाया जाता है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं और उनमें आग लगा दी जाती है, बारहा नोटिस दिए जाते हैं कचरा जलाने वालों को, लेकिन उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं होता और जगह जगह कचरा जलाया जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कराची में पॉल्यूशन की, और इसी वजह से आज कराची पॉल्यूशन वाले बड़े शहरों में 5वें नंबर पर आ चुका है। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये कचरे का ढेर जो जलाया जा रहा है, यहाँ पे कचरा, हर तरह का कचरा इसके बीच में मौजूद है और सामने ही दीवार पर मौजूद है आलूदगी से बचें, कचरे को आग ना लगाएं, सामने लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद अलमिया है हमारी इस कौम का, जिस चीज़ से मना किया जाता है वही किया जाता है। कचरा तो यहाँ डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ आग लगाने से मना किया गया, आग भी यहीं पर लगाई गई। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से ज्वाइन कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कहीं कचरा मौजूद है तो बराए मेहरबानी उसे ना जलाइए। अगर हो सके तो इस शहर में जहाँ आपको मौका मिले एक दरख्त ज़रूर लगाइए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।